दोस्तों गिरी डूडल के इस प्लेटफॉर्म पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम 8 का साइंस का लेसन नंबर 2 हेल्थ एंड डिसीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। और इस लेक्चर के अंदर दोस्तों जो भी इंपॉर्टेंट फिलिंग द ब्लैंक्स, जो भी इंपॉर्टेंट मैच द कॉलम, जो भी इंपॉर्टेंट आंसर द फॉलोइंग, जो भी होगा दोस्तों सब कुछ मैं बीच बीच में बताते जाऊंगा। यहां तक जो इंपॉर्टेंट फ्लो चार्ट, डायग्राम, सब कुछ मैं बताते जाऊंगा। तो अगर आप ये लेसन मेरे साथ पढ़ रहे हो तो प्लीज आपके साथ एक पेन होना चाहिए और आपके सामने एक आपका बुक होना चाहिए। चलो 1 बाय 1 स्टार्ट करते हैं। लेसन नंबर 1 हमने बहुत ही अच्छे तरीके से कंप्लीट किया था। अगर आपने उसे कंप्लीट नहीं किया तो फटाफट कंप्लीट कर लो। अब दोस्तों यहां पे इस लेसन का नाम क्या है? हेल्थ एंड डिसीज। एक जो छोटा बच्चा होगा, अगर 2 साल का बच्चा होगा या 3 साल का बच्चा होगा, उसे भी इसके बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होता है। अगर जब हम छोटे होते हैं, वैसे स्टेज में होते हैं जब हम अपने आप को जानना स्टार्ट कर देते हैं, तो दोस्तों हमें भी पता चल जाता है कि हाँ फीवर आया है। मम्मी धीरे धीरे जो चीज हमारे ऊपर इंप्लीमेंट करती है तो हमें पता चलने लगता है कि छोटे बच्चों से अगर आप मिलोगे तो वो भी आपको बताने लगेंगे हाँ फीवर है, बुखार है, ऐसा बोलने लगेंगे। तो यहां पे दोस्तों यही सब हम चीजें पढ़ने वाले हैं कि कैसे हमें अपने हेल्थ को अच्छे से रखना है। अगर हमें कोई डिसीज होता है तो उसके प्रिवेंशन के लिए हमें क्या करना चाहिए, कौन सा वैक्सीन लेना चाहिए, सब कुछ यहाँ पे हम पढ़ेंगे। तो एक बहुत ही नॉलेज के पॉइंट से, एक अपने लाइफ के पॉइंट से बहुत ही इंपॉर्टेंट लेसन है दोस्तों, और एग्जाम के पॉइंट से तो है ही है। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे पहला जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये जो डेफिनेशन, ये पूरा का पूरा जो डेफिनेशन है हमारे एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हेल्थ का डेफिनेशन। तो हेल्थ किसे हम बोलेंगे? तो हेल्थ हम उसे बोलेंगे दोस्तों जो इंसान फिजिकली, मेंटली और सोशली दोस्तों फिट हो। अब आप बोलोगे सर फिजिकली मतलब कैसा? देखो, मैं अगर आपको फिजिकली फिट दिखाई दे रहा हूं, मुझे मेरे बॉडी में कोई भी पेन ऑन कुछ नहीं है, मैं फिजिकली बहुत फिट हूं। अब मैं दोस्तों मेंटली कैसे? अगर मेरे दिमाग में कुछ ना कुछ चल रहा है, कुछ ना कुछ मेरे दिमाग में चल रहा है, मैं आपको बहुत अच्छा दिख रहा हूं पर मेरे दिमाग में कुछ और ही चल रहा है कि मुझे कहीं पे यहां पे पेन हो रहा है, या कहीं यहां पे पेन हो रहा है, यहां पे पेन हो रहा है, वही चीज मेरे दिमाग में चल रही है। कुछ अलग ही मेरे बॉडी में हो रहा है तो मेरे दिमाग में चल रहा है, या तो मुझे वोमिटिंग जैसा लग रहा है तो मेरे दिमाग में भी ये चीज चल रहा है, तो मतलब मैं यहां मेंटली फिट नहीं हूं दोस्तों। और दोस्तों अगर मैं फिजिकली, मेंटली अगर मैं फिट हूं तो दोस्तों मैं सोशली भी मुझे फिट होना चाहिए। कोई अगर पर्सन ऐसा है कि जो फिजिकली और मेंटली फिट है पर अगर वो लोगों से इंटरेक्ट नहीं कर पा रहा है, लोगों से बात नहीं कर पा रहा है, अपने आप को अकेला महसूस कर रहा है, तो उसे भी हम यहां पे हम हेल्थी पर्सन नहीं बोलेंगे। तो हेल्थ का जो डेफिनेशन है दोस्तों वो क्या है? हेल्थ इज अ स्टेट ऑफ कंप्लीट फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। एंड यहां पे दोस्तों ये तो होना ही चाहिए और उसे किसी तरह का कोई भी डिसीज नहीं होना चाहिए। तो इसलिए लिखा है कि नॉट मियरली द एब्सेंस ऑफ एनी डिसीज। तो दोस्तों अगर आप ये सिस्टमैटिक, ये पूरा का पूरा अगर आप लाइन याद कर लोगे, वैसे तो मैंने आपको याद भी करा दिया है, फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींगनेस। तो अगर आप याद कर लोगे तो आपके अगर एग्जाम में आया व्हाट इज हेल्थ, तो वर्ड टू वर्ड आपको ये पूरा का पूरा डेफिनेशंस लिखना है। अब दोस्तों नेक्स्ट आता है कि व्हाट इज डिसीज। मुझे पता है कि डिसीज आप पता, अभी समझो कोई अगर बीमार बच्चा है, कोई बीमार आदमी है, तो क्या होगा? अगर समझो मैं बीमार चल रहा हूं तो मेरे बॉडी में कहीं ना कहीं फीवर है तो मुझे बहुत ही तकलीफ होगा। फिजिकली भी मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेंटली भी मैं बहुत तकलीफ में हूं, मेरे दिमाग में वही सब जो पेन हो रहा है वही सब मेरे दिमाग में चलते जा रहा है, तो मैं मेंटली भी बहुत डिस्टर्ब चल रहा हूं। तो दोस्तों डिस्टर्बेंस ऑफ फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस ऑफ बॉडी इज कॉल्ड डिसीज। तो देखो, कंडीशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन फिजियोलॉजिकल और साइकोलॉजिकल। फिजियोलॉजिकल मतलब फिजिकली, साइकोलॉजिकल मतलब दिमाग। अब यहां पे बोल सकते हैं कि हमारे फिजिकली मतलब मेरे बॉडी पे, और साइकोलॉजिकली मतलब मेरे दिमाग पे अगर कुछ डिस्टरबेंस हो रहा है और उसकी वजह से ये पूरा का पूरा मेरा बॉडी डिस्टर्ब हो रहा है, तो उससे मैं क्या बोल सकता हूं दोस्तों? यहाँ पे डिसीज बोल सकता हूं। तो प्लीज ये डेफिनेशन सभी को याद होना चाहिए। अब दोस्तों इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ डिसीज। ये फ्लो चार्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। टाइप्स ऑफ डिसीज दोस्तों 2 है, एक अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन है और एक अकॉर्डिंग टू रीजन है। देखो ड्यूरेशन, पहले हम ड्यूरेशन देखना चाहते हैं। देखो ड्यूरेशन में टाइम के अकॉर्डिंग कुछ ऐसे डिसीज होते हैं जो बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए होते हैं। आप बोलोगे सर कौन सा? जो आपको नॉर्मल 8 क्लास के बच्चों को पता है उसके बारे में मैं बात करना चाहता हूं। फॉर एग्जाम्पल कैंसर। कैंसर के बारे में मोस्टली बहुत सारे बच्चों को नॉर्मली पता हो। कैंसर क्या होता है ये नहीं पता होगा, पर ये तो पता है कि कैंसर होता है।
तो कैंसर जो है दोस्तों अगर इनिशियल स्टेज में अगर पता चल जाए तो उसे हम क्योर कर सकते हैं, बट वही अगर समझो बहुत ही बाद वाले स्टेज में अगर मुझे पता चला या हमें पता चला तो हो सकता है कि हम प्रॉब्लम में आ सकते हैं। तो एक लंबे ड्यूरेशन के लिए रहता है, एक बहुत ही ज्यादा टाइम के लिए रहता है, इसलिए हम इसे क्रोनिक डिसीज बोलते हैं। एक्यूट डिसीज मतलब दोस्तों ऐसे डिसीज जो कम ड्यूरेशन के लिए रहते हैं, कम टाइम के लिए रहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अभी अगर आप देखोगे सर्दी का मौसम चल रहा है, बहुत ही ज्यादा बाहर बारिश है, अब बारिश में हो सकता है कोई भीग गया तो उसे फीवर हो गया, खांसी हो गया, सर्दी हो गया, तो ये कितने दिन के लिए रहेगा? ये 1 दिन 2 दिन 5 दिन के लिए रहेगा। तो इस तरह के डिसीज को हम क्या बोलते हैं? एक्यूट। अब दोस्तों यहाँ पे अकॉर्डिंग टू रीजन, पहला है दोस्तों हेरिडिटी और दूसरा है एक्वायर्ड डिसीज। वैसे अब देखो हेरिडिटी में उन्होंने एग्जांपल दिया डाउन सिंड्रोम, तो सबसे पहले मैं हेरिडिटी का मतलब बता दूं। ऐसे डिसीज जो हमारे दादा परदादा उनसे पास होते 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 अगर हमें हो गया तो उसे हम बोलेंगे हेरिडिटी। नाना की फैमिली, नानी की फैमिली, वहां से भी अगर कोई डिसीज हमें आ रहा है तो उसे भी हम हेरिडिटी डिसीज बोलेंगे, या हमारी वजह से हमारे नेक्स्ट जनरेशन को हो रहा है उसे भी हम बोलेंगे दोस्तों हेरिडिटी डिसीज। तो इसमें इन्होंने एग्जांपल दिया है दोस्तों डाउन सिंड्रोम का। आप डाउन सिंड्रोम के बारे में 9th में बहुत अच्छे से पढ़ोगे, पर अभी यहां पे मैं आपको इन शॉर्ट बता दूं कि डाउन सिंड्रोम अगर किसी पर्सन को हुआ है तो वो मेंटली बहुत अनफिट रहता है। जितना हमारी सोचने समझने की कैपेसिटी है उतना उसकी नहीं रहती। अब दोस्तों यहाँ पे एक्वायर्ड डिसीज है। एक्वायर्ड डिसीज के अकॉर्डिंग 2 टाइप्स है, यहाँ पे एक इन्फेक्टियस है और दूसरा एक नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। इन्फेक्टियस डिसीज मतलब कि अगर समझो कोई मेरा दोस्त है, आपने एक एक्सपेरिमेंट छोटा सा बता रहा हूं, सभी लोग क्लासरूम में बैठे हैं, कोई बच्चा ऐसे कर रहा है, ऐसे कर रहा है, हो सकता है कि आने वाले कल में 4 बच्चे और करने लगे। मतलब ये ऐसा डिसीज है जो पास हो रहा है। क्या हो रहा है दोस्तों? पास हो रहा है। पास हो रहा है मतलब ऐसा डिसीज है जो हमारी वजह से जिसे हुआ है बाजू वाले को भी इन्फेक्ट हो रहा है। अब वो कैसे पास हुआ होगा? एयर से पास हो सकता है, हाँ, या हो सकता है कि हवा से पास हुआ हो, कुछ ना कुछ कोई ना कोई मीडियम का उसने हेल्प लिया होगा, आगे मैं बताता हूं। और दोस्तों नॉन इन्फेक्टियस डिसीज, फॉर एग्जांपल मेरे बाजू में अगर किसी को डायबिटीज हुआ है, डायबिटीज क्या है हम आगे पढ़ेंगे, या फॉर एग्जांपल मेरे बाजू में अगर किसी को कैंसर हुआ है, मेरे बाजू में वो बैठा है, तो क्या मुझे हो जाएगा? नहीं होगा। तो ऐसे डिसीज को जो पर्सन टू पर्सन अगर आजू बाजू से अगर मैं उसके कांटेक्ट में आऊं, अगर मुझे नहीं हो तो उससे मैं क्या बोलूंगा दोस्तों? नॉन इन्फेक्टियस डिसीज। और बहुत ही अच्छे तरीके से मैं आपको बता रहा हूं। अब दोस्तों यहां पे हम आगे चलते हैं। ये देखो यहां पे देखो इन्फेक्शन थ्रू दिखाई दे रहा है। अब देखो यहां पे, अब देखो यहां पे सबसे पहले देखो यहां पे लिखा है, एक डेफिनेशन याद कर लेना, इसको भी अंडरलाइन कर दो। डिसीज स्प्रेड थ्रू द कंटामिनेटेड एयर, वाटर, फूड। तो देखो यहां पे इन्फेक्टियस डिसीज लिखा हुआ है। अब दोस्तों यहां पे, अब यहां पे ये जो चार्ट है ना, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। इसके ऊपर एक ना एक क्वेश्चन आपके एग्जाम में आपको दिखाई देगा। इसलिए अब इस चार्ट में सर हमें क्या याद रखना है दोस्तों? इस चार्ट में एटलीस्ट ये आपको पैथोजन का नाम याद होना चाहिए। मैच द कॉलम में पैथोजन आएगा, और दूसरा आपको 2 सिम्टम्स याद होने चाहिए। और प्रिवेंशन जो है, मोड ऑफ इन्फेक्शन के चांसेस बहुत कम होते हैं। प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट जो हमारे एक्चुअल लाइफ के लिए जरूरी है, आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या इसके प्रिवेंशन के मेजर्स है, तो वो आपसे पूछ सकते हैं। वो आपसे सिम्टम्स पूछ सकते हैं कि जिससे आपको पता रहे कि भाई ये डिसीज हुआ तो ये सिम्टम्स है, और कौन से पैथोजन से हो रहा है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब दोस्तों अगर मैं यहां पे देखूं तो यहां पे सबसे पहला क्या है दोस्तों? ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस के बारे में आपको पता होगा, आपने इन शॉर्ट इसे टीबी सुना होगा। ये जो मेरा डिसीज है दोस्तों, उस जो पैथोजन की वोर से हो रहा है उसका नाम बहुत डेंजर है, माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। आप इसको 2-3 बार लिखोगे याद हो जाएगा। देखो ये इससे अगर मैच द कॉलम में आया तो ट्यूबरक्यूले से ही समझ जाना कि ये ट्यूबरकुलोसिस है। क्या नाम क्या लिखा है? माइकोबैक्टीरियम। क्या लिखा है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरक्यूले। अब दोस्तों यहां पे ये इस पैथोजन की वजह से हो रहा है। अब इस पैथोजन की वजह से ये डिसीज हो रहा है। अब मोड ऑफ इन्फेक्शन क्या है? किसकी वजह से ये इन्फेक्ट हो रहा है, कैसे ये फैल रहा है? तो दोस्तों यहाँ पे फैलने के रीजन क्या है? जो पेशेंट है दोस्तों, अगर वो कहीं पे भी थूक दे रहा है, कहीं पे भी थूकने के कारण उसके अंदर जो भी इंफेक्शन है वो हवा के माध्यम से, एयर के माध्यम से दोस्तों इधर उधर, जहां पे अगर समझो किसी और पर्सन के कांटेक्ट में आ गया तो उस पर्सन को वो डिसीज हो सकता है। हो सकता है कि वो पर्सन कोई पर्सन ऐसा है जो इन्फेक्टेड पर्सन की चीजों को क्या कर रहा है दोस्तों? शेयर कर रहा है, उसकी चीजों को यूज कर रहा है,
और उसको पता ही ना, तो उसे ये डिसीज हो सकता है। अब दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या क्या है, तो आपको मोस्टली इसके सिम्टम्स वाला पार्ट तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे से नॉलेज होता होगा, फिर भी मैं आपको बता दूं। क्रोनिक कफ, क्रोनिक मतलब लगातार बहुत दिनों से उसे कफ आते जा रहा है, बहुत दिनों से, मतलब अराउंड 2 से 3 वीक अगर कफ हो रहा है तो आप तुरंत डॉक्टर के पास जाओ, चेक कराओ कि भाई मुझे ट्यूबरकुलोसिस तो नहीं है। दोस्तों जब वो थूक रहा है तो उसके थूक के साथ ब्लड भी निकल रहा है, और दोस्तों इसके बाद उसे भूख भी बार बार भूख नहीं लग रहा है तो भी समझ जाना। और दोस्तों इसके बाद उसको ब्रीथिंग में भी डिफिकल्टीज हो रही है। अगर इसमें से कोई भी अगर आपको सिम्टम्स दिखाई दे रहे होंगे, तुरंत डॉक्टर के पास पहुंचो और तुरंत चेकअप कराओ। अब दोस्तों हम जब छोटे थे तो हमें बहुत सारे वैक्सीन दिए जाते हैं, तो उसमें से हमें एक वैक्सीन दिया जाता है, बीसीजी वैक्सीन दिया जाता है। तो ये आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। प्रिवेंशन में याद रखो ट्यूबरकुलोसिस के बीसीजी वैक्सीन बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सा वैक्सीन दिया जाता है? बीसीजी। और दोस्तों यहाँ पे हमारे गवर्नमेंट ने चालू किया है डीओटी। डीओटी मैं बोलूंगा कि आप प्लीज इसे सर्च करो। ओ का मतलब मैं आपको बता दे रहा हूं ऑब्जर्व, और टी का मतलब मैं बता रहा हूं थेरेपी। तो इसका भी हम यूज कर सकते हैं, बस आप याद रखना डीओटी जो है रिलेटेड किससे? ट्यूबरकुलोसिस से रिलेटेड है। अब दोस्तों इसके आगे हम आते हैं हेपेटाइटिस, जॉन्डिस। यहाँ पे देखो वायरस के नाम लिखे हैं ABCDE। अब दोस्तों आपको पता है कि जॉन्डिस किसकी वजह से होता है? अगर मैं कंटामिनेटेड वाटर, गंदा पानी या कुछ खाने में कुछ प्रॉब्लम है तो उसकी वजह से होगा। तो यहाँ पानी से रिलेटेड डिसीज है, तो यहाँ पे जो लिखा हुआ है पानी से रिलेटेड आपको याद रखना है। और अगर किसी भी पर्सन को वो डिसीज हुआ है और अगर मैंने उसकी चीजों को, अगर मैं उसकी, देखो यहाँ पे क्या लिखा है? शेयरिंग ऑफ नीडल्स। तो यहाँ पे अगर मैं उसकी चीजों का यूज कर रहा हूँ, या तो यहाँ पे देखो ब्लड से रिलेटेड भी है। हो सकता है कि मैंने ऐसे किसी पर्सन को हुआ है और उसके ब्लड का यूज मेरे बॉडी में मैंने कुछ किया हो, तो मुझे भी इस तरह के डिसीज हो सकते हैं। समझो मैंने कुछ मेरे बॉडी में कुछ ब्लड की कमी पड़ी हो, तो मैंने ब्लड लिया हो, तो ऐसे पर्सन से मुझे ब्लड दे दिया गया हो, पता चला हो उसे हेपेटाइटिस की डिसीज हो, तो दोस्तों मुझे भी इस तरह का डिसीज हो सकते हैं। ऐसे डिसीज में क्या क्या होने के चांसेस हैं? सबसे पहले दोस्तों आपको जॉन्डिस में 2-3 सिम्टम्स तो आप डायरेक्ट याद रखो। आपका यूरिन जो है वो येलो हो जाएगा, आपके आई जो है दोस्तों वो भी येलो हो जाएंगे, इवन नेल्स भी आपके क्या होने लगेंगे दोस्तों? येलो होने लगेंगे। तो ये सब भी आप लिख सकते हो। वीकनेस आ जाएगा दोस्तों। बाद में ओमिटिंग की तरह आपको लगने लगेगा, ओमिटिंग की तरह आपको यहाँ पे ओमिटिंग की तरह आपको ऐसा फील होने लगेगा, बार बार ओमिटिंग की तरह। और दोस्तों इसके बाद आपका जो स्टूल है तो वो भी कैसा होगा? जब आप वॉशरूम जाओगे तो वो भी प्रॉपर नहीं होगा, वो भी किस तरह से होगा दोस्तों? ग्रे कलर में होगा। अब इसके बाद हमें इस तरह की चीजों से बचने के लिए क्या करना चाहिए? ड्रिंकिंग वाटर, क्योंकि वाटर से रिलेटेड है तो हमें वाटर जो है हमेशा ड्रिंकिंग वाटर जो है हमेशा कौन सा पीना चाहिए? बॉइल्ड वाटर। अब दोस्तों इसके बाद हमें क्या करना चाहिए? अपने हैंड को टाइम टू टाइम क्या करना चाहिए? वॉश करना चाहिए। सब तो बेसिक है। अब देखो आगे डिसेंट्री है। डिसेंट्री में क्या क्या प्रॉब्लम हो सकता है दोस्तों? यहां पे डिसेंट्री मतलब आप समझ जाना कि जब भी हम वॉशरूम में जा रहे हैं तो हमारा जो स्टूल हो रहा है दोस्तों वाटरी हो रहा है, वाटर की तरह हो रहा है। तो हो सकता है ये इसके सिम्टम्स हैं। यहाँ पे ये बैक्टीरिया की वजह से हो सकता है, यहाँ पे वायरस लिखा हुआ है यहाँ पे। और यहाँ पे देखो ये मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट में बताया था, ईस्ट अमीबा हिस्टोलिटिका, ये आपको पता होना चाहिए। तो यहाँ पे भी वही ट्रीटमेंट है दोस्तों। आपको पता है कि अगर आपके बॉडी से लगातार पानी बाहर जा रहा है तो आपको ORS जो है, ORS का अगर फुल फॉर्म अगर आपको पता है तो प्लीज लिखना, ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन। चलो मैंने बता दिया, पर अगर आपको पता था तो आप प्लीज नीचे लिख देना। अब दोस्तों इसके बाद कोलेरा है। कोलेरा में भी प्रॉब्लम क्या है दोस्तों? ये फूड और वाटर दोनों कंटामिनेटेड, अगर फूड और वाटर अगर हमने लिया तो उसकी वजह से हमें हो सकता है इसमें हमें वोमिटिंग होते रहता है। इसके अंदर दोस्तों हमें डायरिया का प्रॉब्लम हो जाएगा। डायरिया मतलब यहाँ पे जब हम वॉशरूम जाएंगे ना तो ब्लड की तरह हमारा वॉशरूम होगा, तो ये होगा उससे डायरिया। अब जब ब्लड की तरह बार बार वॉशरूम होगा, थोड़ा थोड़ा वॉशरूम होगा, तो पूरे लेग में पेन होने लगेगा। ये सब सही है। अब दोस्तों इसके लिए देखो यहाँ पे सेम जो ऊपर लिखा है वही सभी की वैक्सीनेशन है, बॉइल वाटर है। ये बॉइल वाटर तो ये सब तो लिख ही देना अगर वाटर से रिलेटेड अगर डिसीज है। अब नेक्स्ट है दोस्तों टाइफाइड, जो आज के डेट में बहुत ज्यादा फैला हुआ है। इसके बैक्टीरिया का नाम बहुत बार पूछा जाता है दोस्तों, साल्मोनेला टाइफा। मैंने आपको लेसन नंबर फर्स्ट में भी याद कराया था, वहां पे बैक्टीरिया बताया था कि ये साल्मोनेला टाइफा बैक्टीरिया है। ये भी दोस्तों कंटामिनेटेड फूड एंड वाटर की वजह से होता है। यहाँ पे भी वही सब है कि दोस्तों आपको हेडेक होगा, यहाँ पे भी वही है। हाँ देखो यहाँ पे एक सबसे इंपॉर्टेंट है कि डिसेंट्री, मतलब डिसेंट्री आपने ऊपर सुना होगा। तो आपको अगर आप वॉशरूम जाओगे तो वाटरी स्टूल हो सकता है, आपको वॉशरूम में वाटर की तरह आपको वॉशरूम हो सकता है। देन यहाँ पे आपको फीवर्स रहेंगे। और दोस्तों यहाँ पे आपको
वैक्सीनेशन लेना है, वही सब है। आपको क्लीन वाटर जो है, बॉइल वाटर जो है वो ड्रिंक करना चाहिए। तो ये सब बेसिक चीजें है। देखो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपको इसके बैक्टीरियाज के नाम याद होने चाहिए। देखो ये कोलेरा के बैक्टीरिया विब्रियो कोलेरी है, ये मैंने आपको पीछे भी बताया था। देन इसके बाद अगर आप यहां पे आते हो दोस्तों, तो यहाँ पे एक मॉस्किटो से रिलेटेड बताया कि कहां से मॉस्किटो लोग उड़ के आते हैं। ये सब बताया कि कहीं पे अगर इन्फेक्टेड प्लेस है तो वहां से मॉस्किटो के आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। अब दोस्तों इसलिए अपने सराउंडिंग को हमें क्लीन रखना चाहिए। सम इंपॉर्टेंट डिसीज ऑफ प्रेजेंट डे, आज के डेज में कौन कौन से इंपॉर्टेंट डिसीज है जो दोस्तों लोगों को हो सकते हैं या हो रहे हैं, जिसके अंदर सबसे पहला नाम आता है डेंगू। डेंगू एक तरह से दोस्तों मॉस्किटो से होता है, मॉस्किटो से होता है। और दोस्तों ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि मॉस्किटो क्या करते हैं, जो पानी है, जहां गंदे पानी रहते हैं वहां पे उनके एग दे देते हैं, और जिससे बहुत सारे मॉस्किटो, उनका पॉपुलेशन दिनों दिन क्या होता है, इंक्रीज होने लगता है। और एट ए टाइम जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, वो आप याद रखो कि डेंगू को जो कॉज करता है उसका नाम क्या है दोस्तों। तो उस वहां पे आपको ये नेमिंग जो है एग्जाम में आपको आ सकता है, एडिस एजिप्टी, ये आपको अच्छे से याद रखना है। और दोस्तों ये जो डिसीज है इसे कॉज करने वाले वायरस का नाम क्या है दोस्तों, तो डेन 14, ये आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और वो कौन से ग्रुप में आता है दोस्तों, फ्लेवी वायरस के ग्रुप में। आपको ज्यादा कुछ नहीं करना, बस ये दो नाम याद रखो। अब दोस्तों इसके बाद इसके सिम्टम्स क्या, देखो इसके सिम्टम्स बहुत ही ईजी है। अगर आप देखोगे तो सबसे पहला इसका जो सिम्टम्स है दोस्तों, वहां पे हमें क्या होगा, एक्यूट फीवर होगा, मतलब थोड़ा बहुत हमें फीवर्स हो सकता है, हमें हेडेक हो सकता है, वोमिटिंग, जो फंक्शन सबके सब सेम है। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा हमें क्या हो सकता है कि हमारा जो आई सॉकेट है, ये जो दिखाई दे रहा है हमारा आई सॉकेट, ये इसका एक बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा नहीं बोल सकते कि कोई भी सिम्टम्स अच्छा नहीं होता, मतलब एक बहुत ही ऐसा सिम्टम्स है जो ज्यादा लोगों को होता है कि ये जो हमारे आई सॉकेट है, अगर इसके अंदर पेन होने लगेगा तो समझ जाना कि हो सकता है कि आपको डेंगू वाला डिसीज हो। और तीसरा दोस्तों, हमारे बॉडी में प्लेटलेट्स होते हैं, अगर वो कम हो जाए, क्योंकि इसकी वजह से ना बहुत लोग का डेथ हुआ है, डेंगू में सबसे ज्यादा डेथ इसी की वजह से हुआ है। तो हमारे बॉडी में जो प्लेटलेट्स हैं अगर वो कम होने लगेंगे, उनका अगर जिसको डेंगू है तो उसका प्लेटलेट्स धीरे धीरे डाउन होने लगता है, पर फिर बाद में अगर वो प्रॉपर रिकवरी ले, प्रॉपर डॉक्टर का एडवाइस ले, ट्रीटमेंट ले, तो तुरंत बढ़ भी जाते हैं, क्योंकि ये लाखों के नंबर्स में रहते हैं दोस्तों। तो अगर ये डिक्रीज हो जाए तो उससे उसे प्रॉब्लम होने के चांसेस हैं। तो दोस्तों यहां तक समझने के बाद अब नेक्स्ट डिसीज पे आते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ मॉस्किटो दिखाई दे रहा है, क्या क्या यहाँ पे मीडियम है उसके स्प्रेड। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है स्वाइन फ्लू। ये एक बहुत ही डेंजर डिसीज आया था 2009 में, 2009 में आया था। और जिस तरह से कोविड है उस तरह से दोस्तों इसको देखा जा रहा था, पर फिर भी गवर्नमेंट ने कैसे कैसे ना करके इसको रोक लिया। ये ज्यादा इफेक्ट नहीं दिखा पाया, जितना कोविड में लोगों को प्रॉब्लम हुआ उतना तो प्रॉब्लम नहीं हो पाया, पर यह भी एक डेंजर है। अब दोस्तों यहां पे ये जो डिसीज है दोस्तों दिखाई दे रहा है, इन्फेक्शन ऑफ स्वाइन फ्लू अकर थ्रू पिग्स एंड ह्यूमंस। तो यहाँ पे ये पिग्स वाला नाम जो है दोस्तों आपको याद रखना है। अगर किसी को पिग क्या होता है नहीं पता है तो प्लीज गूगल पे सर्च करो, आपको पता चल जाएगा। एंड दोस्तों यहाँ पे ये जो स्वाइन फ्लू का जो डिसीज है दोस्तों, वो सिक्रेशन ऑफ नोज और दोस्तों थ्रोट एंड सलाइवा, जैसा कोविड में जो चल रहा था वही, अगर समझो सलाइवा जो है अगर अपना कहीं पे अगर समझो किसी के कांटेक्ट में आ जाता है तो हो सकता है कि सामने वाले को भी हो सकता है कि स्वाइन फ्लू का डिसीज हो जाए, या तो नोज से कोई सिक्रेशन है उसकी वजह से भी उससे डिसीज हो जाए। तो इसलिए इस टाइम पे भी लोग क्या करते थे, मास्क लगा के रखते थे। एक इसके अंदर भी जैसा इसके अंदर प्रॉब्लम हो रहा था, डिफिकल्टीज इन ब्रीथिंग था, बाद में थ्रोट के अंदर थोड़ा पेन हो जाना, और दोस्तों बॉडी में पेन हो जाना, तो इस तरह की चीजें थी यहाँ पे। और ये मलेरिया, और ये यहाँ पे मलेरिया से रिलेटेड जो मलेरिया को जो कॉज करता है दोस्तों, यहाँ पे फीमेल एनोफिलस, ये आप याद रखो, आपके फिलिंग द ब्लैंक्स में आ सकता है। और यहाँ पे एलिफेंटिस के बारे में यहाँ पे दिया है, जो यहाँ पे आपने देखा होगा किसी किसी के पैर पूरे के पूरे फूल जाते हैं, तो उनको कौन से यहाँ पे देखो उसके रिलेटेड भी यहाँ पे लिखा हुआ है कि फीमेल क्यूलेक्स। तो ये प्लीज आपको क्या करना है, याद रखना है, हो सकता है कि फिलिंग द ब्लैंक्स में ये आ सकता है। अब दोस्तों अगर मैं आगे चलूं तो आगे देखो यहाँ पे डायग्नोसिस ऑफ स्वाइन फ्लू, जैसे हम सेम कोविड के टाइम पे डायग्नोस करते थे, डायग्नोस करना मतलब किसी भी डिसीज के बारे में पता करना कि है कि नहीं है मुझे, तो वैसा ही यहाँ पे डायग्नोसिस देखो, लिक्विड फ्रॉम थ्रोट ऑफ पेशेंट कहां पे भेजा जाता है, इसको लेबोरेटरी में भेजा जाता है। यहाँ पे देखो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी है, वायरोलॉजी मतलब जहां पे वायरस से रिलेटेड स्टडी की जाती है। तो यहाँ पे जो पेशेंट के थ्रोट में
जो भी यहाँ पे लिक्विड है उससे भेजा जाता है, तो उससे पता चल जाता है, जैसे हमने कोविड के टाइम पे किया होगा, पता होगा। अब यहाँ पे सबसे पहला जो दोस्तों स्वाइन फ्लू का जो केस आया था मैक्सिको में आया था, 2009 में आया था, ये भी आपको याद रखना है। और स्वाइन फ्लू के लिए जो वायरस का नाम है दोस्तों, ये देखो H1N1, प्लीज ये याद रखना। अब दोस्तों यहाँ पे दूसरा है, नेक्स्ट है एड्स। सभी से मेरा रिक्वेस्ट है कि इसका फुल फॉर्म आप अच्छे से समझ लेना, कि हो सकता है कि आपके एग्जाम में इसका फुल फॉर्म आ जाए, तो ये फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए दोस्तों। ये इन्फेक्टेड, अगर समझो किसी कोई ऐसा पर्सन है जिसको एड्स का डिसीज है, अगर मैं उसके कांटेक्ट में आया हूं, या तो हो सकता है कि मैंने उस पर्सन से कोई ना कोई, समझो मैंने उस पर्सन ने किसी नीडल का यूज किया है और उसी नीडल का, या हो सकता है कि किसी पर्सन को एड्स का डिसीज हो, उसको कोई इंजेक्शन लगाया गया हो, सेम इंजेक्शन हमें लगाया गया हो, तो हो सकता है कि उसके बॉडी का ब्लड मेरे बॉडी में आ जाए, तो मुझे उस तरह के डिसीज हो सकते हैं, एड्स जैसा डिसीज हो सकता है। ये ब्लड से रिलेटेड दोस्तों डिसीज है। अगर हो सकता है कि कोई ऐसा पर्सन है जिसे एड्स का डिसीज हो और मुझे अचानक से ब्लड की जरूरत हो, और मुझे ब्लड ऐसे पर्सन का दे दिया गया हो जो सामने वाला पर्सन एड्स से इन्फेक्टेड हो, तो मुझे भी एड्स जैसा डिसीज हो जाएगा। और इस डिसीज के बहुत सारे रीजन है। अभी आप बहुत छोटे हो, धीरे धीरे जैसे ही आप आगे क्लास में जाओगे तो आपको बहुत ही अच्छे से पता चलेगा कि एक्चुअल में एड्स जो है वो किस तरह से होता है। अब दोस्तों यहाँ पे इस डिसीज, अभी आपके एग्जाम के लिए आपको क्या क्या याद रखना चाहिए दोस्तों, कि हमें पता होना चाहिए कि इस तरह का डिसीज अगर किसी पर्सन को हो तो क्या हो सकता है। तो दोस्तों अचानक से उसके बॉडी का जो वेट है दोस्तों वो कम हो जाएगा, और उसका इम्यूनिटी जो है बॉडी का वो कम हो जाएगा। फॉर एग्जांपल जैसे कि समझो मैं आइसक्रीम खा रहा हूं, तो जरूरी नहीं कि मैं बीमार होऊंगा, कभी कभार ऐसा केस आ सकता है कि मैं बीमार हो जाऊं, तो अगर मैं जिस दिन बीमार नहीं हो रहा तो मतलब मेरी इम्यूनिटी कैसी है दोस्तों, स्ट्रांग है। पर रोज रोज अगर मैं खाऊंगा तो धीरे धीरे मेरी इम्यूनिटी, तो ऐसे पर्सन की जो इम्यूनिटी पावर है वो बहुत कम हो जाती है। इसकी वजह से उनके बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में उनको एड्स जिससे होता है, उससे बहुत सारे डिसीज एट अ टाइम हो जाते हैं, जिससे उसका डेथ हो जाता है। अब दोस्तों इसे हम, अगर मुझे डायग्नोस करना है, पता करना है, तो मैं कौन से टेस्ट का यूज करूंगा, एलिजा टेस्ट का यूज करूंगा। 12th में भी आप इसके बारे में पढ़ने वाले हो, तो प्लीज बस इस टेस्ट का नाम याद रखो कि कौन सा टेस्ट एड्स से रिलेटेड है। अब दोस्तों यहाँ पे पर्सन टू पर्सन ये जो इसके सिम्टम्स है वो स्पेसिफिक है। हो सकता है किसी पर्सन का अचानक से वेट 10-10, 15-15 किलो कम हो जाए। हो सकता है कि किसी पर्सन को जॉन्डिस होके भी एड्स होता है। तो यहाँ पे इस तरह से पर्सन टू पर्सन बहुत सारे लोगों के रीजंस अलग अलग रहेंगे, सिम्टम्स अलग अलग रहेंगे। हाँ, यहाँ पे कुछ चीजें बोली गई है, ये आपको भी पता होना चाहिए। अगर समझो किसी पर्सन को एड्स है, तो आप उसके अगर आप समझो उसके कांटेक्ट में आए, अगर समझो आपने उसके, समझो आपसे वो टच हो गया पर्सन, तो जरूरी नहीं कि आपको भी एड्स हो जाएगा, तो आपको एड्स नहीं होगा। तो ये सब चीजें पता होना चाहिए। उसके साथ हमें बिहेवियर बहुत नॉर्मल रखना चाहिए, क्योंकि ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन से रिलेटेड डिसीज है। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है, ये वाला ही पार्ट पढ़ लेना कि जो HIV है, ये एड्स जो डिसीज है दोस्तों HIV वायरस की वजह से होता है। तो HIV वायरस का यहाँ पे बोला गया है कि मंकी से रिलेटेड, अफ्रीकन मंकी में फर्स्ट पाया गया था। देन दोस्तों इसके बाद इन्फेक्शन थ्रू एनिमल्स। अब यहाँ पे रेबिस है, बस ये आपको याद रखना है दोस्तों। मोस्टली हमें रेबिस के बारे में पता है कि ये जो डिसीज है दोस्तों वो हमें डॉग से हो सकता है, ये हमें जनरली पता है। इन्फेक्टेड डॉग से हमें हो सकता है, पर आप याद रखो इन्फेक्टेड रैबिट से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड मंकी से भी हो सकता है, इन्फेक्टेड इवन कैट से भी हो सकता है दोस्तों। इस तरह का अगर किसी को डिसीज होता है तो उसे सबसे ज्यादा टेंशन क्या हो जाता है पता है? सबसे बड़ा इसका जो सिम्टम्स है वही मैं आपको बताने वाला हूं, हाइड्रोफोबिया। पानी को देख के वो भूखने लगता है, जैसे डॉगी कैसे पानी को देख के भूखते हैं, भूख भूख भूख, तो वैसे वो पानी को देख के डरने लगता है। तो अगर, और ये जो इसके डिसीज का जो सिम्टम्स है दोस्तों वो तुरंत नहीं आता। अगर समझो उसको इन्फेक्टेड, अगर समझो किसी डॉगी ने अगर उसे काटा हो, तो उसके 6 से 7 महीने के बाद उसको ये सिम्टम्स दिखाई देने लगता है। तो इसलिए अगर कभी भी आप किसी भी डॉगी के कांटेक्ट में अगर आते हो, कैट के कांटेक्ट में आते हो, अगर उसके कुछ नेल्स या कुछ भी अगर आपको लग रहा होगा, कुछ अगर उसने बाइट किया हो, तो तुरंत आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। अदरवाइज हो सकता है कि आपको फ्यूचर में बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़े। तो दोस्तों यहाँ पे वही सब चीजें लिखी गई है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे लिखा है कि विक्टिम शो एक्सट्रीम फियर ऑफ वाटर, उसे बहुत ही डर लगने लगता है दोस्तों। और यहाँ पे देखो सिम्टम्स स्टार्ट टू अपीयर विद इन 90 to 175 डेज ऑफ डॉग बाइट। तो मैं यहाँ पे एक्चुअली 90 डेज लिखा है, मतलब 3 मंथ के बाद से कभी भी आ सकता है। 3 मंथ से लेके 180 डेज के आसपास लिखा है, मतलब 175 डेज, मतलब वही 3 मंथ से 6 मंथ के बीच में वो सिम्टम्स के बारे में पता चलेगा। अब दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट है दोस्तों कैंसर। अब देखो यहाँ पे एक नॉन इन्फेक्टियस डिसीज है, कैंसर ऐसा डिसीज है
थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आपको दिखा दूं। ये देखो यहाँ पे अगर आप देखोगे जितने लोग भी टोबैको का इंटेक करते होंगे, मतलब टोबैको खाते होंगे, तंबाकू आपको पता होगा, तो देखेंगे कि तंबाकू ये सब पे भी इस तरह की फोटोज रहते हैं कि हमें इस तरह की चीजों का क्या करना चाहिए, इंटेक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज देखो इस तरह का हमें प्रॉब्लम हो सकता है। लोग देखते हैं उसके बाद भी इस तरह की चीजें खाते हैं, तो हमें इस तरह की चीजों से, टोबैको हो गया, स्मोकिंग हो गया, ये सब चीजों से हमें क्या होना चाहिए, दूर रहना चाहिए। नहीं तो इन फ्यूचर हमें इस तरह के डिसीज का नुकसान उठाना पड़ सकता है और इससे हमारी लाइफ भी खत्म हो जाएगी और हमारे साथ हमारे फैमिली की भी लाइफ खत्म हो सकती है। तो दोस्तों यहाँ पे कैंसर के बारे में तो आपने देख लिया, और यहाँ पे दोस्तों उसका डेफिनेशन है अनकंट्रोल और एबनॉर्मल सेल ग्रोथ इज कॉल्ड कैंसर। दिखाई दे रहा, वहां पे ग्रोथ आपको अलग ही दिखाई दे रहा होगा, तो यहाँ पे इसलिए लिखा गया कि अनकंट्रोल और एबनॉर्मल, जो नॉर्मल नहीं है ग्रोथ, हम उसे क्या बोलेंगे दोस्तों, कैंसर बोलेंगे। यहाँ पे देखो ट्यूमर से रिलेटेड यहाँ पे लिखा गया है कि वो जो पूरा का पूरा ट्यूमर, बोलते हैं ना कि कहीं पे गांठ आ जाता है पूरा का पूरा, समझो अगर कहीं पे गांठ आ गया, बहुत लोग को यहाँ पे कैंसर होता है, किसी को यहाँ पे कैंसर होता है, किसी को बॉडी के अंदर कैंसर होता है, तो वहां पे गांठ की तरह बनने लगता है। अब दोस्तों यहाँ पे देखो, यहाँ पे प्लेसेस के नाम लिखे गए कि मतलब बॉडी में कहां कहां पे ये सब हो सकते हैं, तो उसके बारे में लिखा गया है दोस्तों। देन इसके रीजंस क्या है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है रीजंस पता करना। अगर आपको रीजंस पता होगा तो इस तरह के डिसीज आपको नहीं होंगे। देखो जो लोग टोबैको, गुटखा, तंबाकू, अल्कोहलिज्म, ड्रिंक, हाँ, तो ये सब चीजों का अगर समझो आपके खाने में फ्रूट्स एंड लीफी वेजिटेबल्स नहीं है तो भी आपको होने के चांसेस है। अगर भले आप ये सब चीजें नहीं खाते होंगे, अगर आपके खाने में हरी सब्जियां ये सब नहीं है तो भी आपको हो सकता है। तो आप 8 के स्टूडेंट हो तो फटाफट ये सब चीजें खाओ। जंक फूड आपको नहीं खाना चाहिए दोस्तों, पिज्जा, बर्गर ये सब अगर आप खा रहे हो तो इन फ्यूचर हो सकता है कि आपको होगा। एक आध कभी खा लोगे तो टेंशन मत लेना, एक आध खा सकते हैं, रोज रोज मत खाओ, नहीं तो बोलोगे सर आज से खाऊंगा ही नहीं। अब देखो दोस्तों इसके सिम्टम्स क्या क्या है। कफ, लगातार कफ होगा, वॉइस में थोड़ा सा वॉइस अलग आने लगेगी। अब दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, कोई भी चीज को अगर मैं पी रहा हूं, अंदर ले रहा हूं, तो यहाँ पे मुझे प्रॉब्लम हो रहा है, स्वेल्विंग। तो दोस्तों यहाँ पे और नेक्स्ट क्या आएगा दोस्तों, यहाँ पे कि मुझे कहीं पे भी ऐसा चोट लग जाएगा, कहीं पे सूजन आ जाएगा और वो ठीक नहीं होगा, वो घाव ऐसे का वैसा ही पड़ा रहेगा। तो ऐसे, तो यहाँ पे बहुत सारा, और एक जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसका सिम्टम्स है दोस्तों, वो याद रखना, वेट लॉस। वेट लॉस एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम आता है। आप किसी भी कैंसर पेशेंट को देखना, 1 साल में या 6 महीने में उसके अंदर कितना चेंजेस आता है अगर उसने प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं लिया तो। अब दोस्तों इसके बाद नेक्स्ट है डायबिटीज। हाँ, ये डायबिटीज ऐसा डिसीज है दोस्तों जो हर फैमिली के आजू बाजू या तो हर सोसाइटी में 1 या 2 लोग को होगा, क्योंकि इंडिया डायबिटीज के पेशेंट में इंडिया नंबर 1 है दोस्तों। यहाँ पे देखो आपको दिखाई देगा, देखो इंडिया है लार्जेस्ट नंबर ऑफ डायबिटीज पेशेंट इन द वर्ल्ड। मतलब कि आज भी हमारे पास एट प्रेजेंट हमारे पास कितना 7 करोड़ डायबिटीज पेशेंट है दोस्तों। अब डायबिटीज का मैटर क्या है दोस्तों, वो समझा देता हूं। देखो हमारे बॉडी में जो ग्लूकोज का जो लेवल है, ग्लूकोज जो हमारे बॉडी में है उसको कंट्रोल करने के लिए दोस्तों पैनक्रियास से इंसुलिन क्या होता है दोस्तों, सीक्रेट होता है। अब आप बोलोगे सर हम लोग 8 क्लास के स्टूडेंट, आप ग्लूकोज क्या बोल रहे हो। अब मेरे लैंग्वेज में आप समझ जाओ, मीठा चीज जो भी आप खा रहे हो, ऐसे मीठा चीज ही ग्लूकोज नहीं है। जिस चीज में आपको ग्लूकोज है, तो ग्लूकोज का जो लेवल है उसको कंट्रोल करने के लिए हमारे बॉडी में एक हार्मोन सीक्रेट किया जाता है। वो कौन करता है, पैनक्रियास। पैनक्रियास हमारे लीवर के जस्ट बाजू में यहां पे रहेगा, तो वो क्या करेगा, पैनक्रियास इंसुलिन सीक्रेट करेगा, तो शुगर लेवल को क्या करता जाएगा, वो कंट्रोल करेगा। पर जैसे जैसे हमारे बॉडी का ग्रोथ होते जाता है और ऐसा एक कंडीशन आ जाता है कि जब हमारा पैनक्रियास उतने अमाउंट में इंसुलिन सीक्रेट नहीं कर पाता, तो दोस्तों वो ग्लूकोज के लेवल को कंट्रोल कर पाएगा क्या, नहीं। और अगर हमारे बॉडी में अगर ग्लूकोज का लेवल कंट्रोल नहीं हो पा रहा है तो दोस्तों हमें क्या हो जाएगा, डायबिटीज। तो इसलिए अगर आप देखोगे कोई भी ऐसा पर्सन है जो डायबिटीज पेशेंट है, आपके घर पे आता है तो बोलेगा नहीं नहीं मुझे मीठा चाय मत देना, क्योंकि अगर उसे पता है ग्लूकोज उसके बॉडी में ऑलरेडी कंट्रोल नहीं हो पा रहा है, अगर वो मीठी चीजों को और खाएगा तो उसे इन फ्यूचर और भी दिक्कत हो सकता है। तो ये यहाँ पे लिखा हुआ है, तो प्लीज इसे पढ़ लेना है आपको। एंड दोस्तों यहाँ पे देखो वही लिखा है, एक सबसे इंपॉर्टेंट इसका जो सिम्टम्स है दोस्तों, इस तरह के जो पेशेंट होते हैं वो, उनका एक सिम्टम्स क्या है पता है, जो बार बार टॉयलेट के लिए जाता है। इसलिए कभी कभी देखो स्कूल में टीचर बोलती है कि भाई कोई 2-2 मिनट में बोलेगा टीचर, तो टीचर बोलेगी डायबिटीज हुआ है क्या, रीजन है कि टीचर ने ये लेसन पढ़ा है। अब चलते हैं आगे दोस्तों, इसलिए हमें फिजिकल एक्सरसाइज सब कुछ करना चाहिए, मेंटल स्ट्रेस नहीं रखना चाहिए। अब देखो हार्ट डिसीज,
इन शॉर्ट हार्ट डिसीज पढ़ने जाओगे तो बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, पर आप 8 क्लास के स्टूडेंट हो तो मैं आपको इन शॉर्ट बताना चाहता हूं कि हार्ट डिसीज होता क्या है। अब देखो यहां पे आपको पता है कि हमारे बॉडी में जो ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है वो हार्ट उसके अंदर बहुत ही ज्यादा रोल प्ले करता है। अब दोस्तों कैसा हो जाता है कि जब हमारे हार्ट का जो एफिशिएंसी है, एफिशिएंसी मतलब काम करने की जो क्षमता है वो प्रॉपर नहीं हो, हमारा आउटपुट प्रॉपर नहीं है, प्रॉपर अच्छी तरीके से काम ना कर पाए, प्रॉपर वो ब्लड का सर्कुलेशन नहीं कर पा रहा है, तो दोस्तों क्या हो जाएगा पता है, यहां पे हमारे जो हार्ट के ऊपर जो है आपको पता होगी हार्ट प्यूरिफाई ये सब करने का काम यहाँ पे हार्ट पे ही होता है, ब्लड प्यूरिफाई, हार्ट प्यूरिफाई बोल रहा हूं, ब्लड प्यूरिफाई करने का। तो उस टाइम पे अगर वो हमारा जो हार्ट की जो एफिशिएंसी है वो कम हो जाए तो उससे क्या हो जाएगा दोस्तों, हमारे हार्ट के ऊपर प्रेशर बहुत ज्यादा आ जाता है। अब प्रेशर बहुत आ जाता है तो उस टाइम पे आपने सुना होगा आपके आजू बाजू में किसी न किसी को अटैक आया हो, तो ऐसे पर्सन को ही दोस्तों यहाँ पे क्या होता है, हार्ट का अटैक आ जाता है। देखो लिखा है ना, एफिशिएंसी ऑफ द हार्ट डिक्रीजेस ड्यू टू डिक्रीज ब्लड सप्लाई एंड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट सप्लाई टू दी हार्ट मसल। हार्ट मसल के बाद जो यहाँ पे देखो लिखा है न्यूट्रिएंट और ऑक्सीजन सप्लाई अगर कम जाएगा तो उसका एफिशिएंसी कम होने लगता है, और अगर एफिशिएंसी कम हो गया तो दोस्तों जो हार्ट का जो परफॉर्मेंस है, परफॉर्म मोर वर्क दैट लीड टू स्ट्रेस। अब हार्ट जो है वो अपना वर्क अगर ज्यादा तुम करवाओगे तो क्या हो जाएगा, उसके ऊपर एक स्ट्रेस आएगा और उसकी वजह से दोस्तों हमें क्या होता है, अटैक आता है। तो इसलिए हमें टाइम टू टाइम पर्सन के पास मतलब टाइम टू टाइम हमें डॉक्टर के पास जाना चाहिए, अपने हार्ट को चेकअप कराते रहना चाहिए, चेक करते रहना चाहिए। अगर हमारा एज इवन आपके पप्पा हैं तो उनको आपको सजेस्ट करना चाहिए कि टाइम टू टाइम आप डॉक्टर के पास जाओ और चेक कराओ कि सब कुछ सही है ना आपके बॉडी में। अब देखो यहाँ पे दोस्तों अगर ये सब चीजें अगर आपके बॉडी में हो रही है, इनकेस अगर कभी भी आपके पापा या मम्मी या दादा या दादी को ऐसा कुछ प्रॉब्लम होता है, तुरंत आप डॉक्टर के पास लेके जाओ। अगर उनके चेस्ट में पेन हो रहा है तो हो सकता है कि ये सिम्टम्स है अटैक आने का, तो तुरंत डॉक्टर के पास लेके जाओ। शोल्डर्स में अगर पेन लगातार हो रहा है तो भी आपको लेके जाना चाहिए दोस्तों। नेक में अगर पेन हो रहा है तो भी आपको लेके जाना चाहिए। अगर आप उनको अगर हैंड में क्रैम्प आ रहा है दोस्तों तो भी लेके जाना चाहिए। तो इस तरह के जो भी सिम्टम्स हैं अगर दिख रहा होगा तो दोस्तों जाना चाहिए। अब दोस्तों यहाँ पे कुछ सर्जरी है जो की जाती है हार्ट, जब अगर किसी को हार्ट से मुझे पता है इसमें से बाईपास सर्जरी ये सब आपने सुना होगा, तो अभी आपको इसके बारे में कुछ नहीं समझना है, बस इसको एक बार आपको क्या करना है दोस्तों, एक बार आपको बस इसको पढ़ लेना है। एंजियोप्लास्टी के बारे में आपने सुना होगा, तो ऐसे कुछ चीजों के बारे में आपने सुना होगा, इसके बारे में बहुत डीप जानने की कोई जरूरत नहीं है, बस इसको आप एक बार रीड कर लेना अगर कुछ आया। देखो यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट है, तो ऐसे बहुत सारे जो हमारा हार्ट जो है वो प्रॉपर फंक्शन ना करे, जिसको अटैक अगर समझो अगर स्टार्टिंग स्टेज पे कुछ आया तो इस तरह की हम सर्जरी करके फिर से उसको हार्ट को फंक्शन में हम ला सकते हैं। अब दोस्तों यहाँ पे क्या लिखा है, मिस यूज ऑफ मेडिसिन। कभी भी आपको मेडिकल से अपने मन से बिना मतलब किसी डॉक्टर से पूछे मेडिसिन नहीं लेना चाहिए, तो इसीलिए लिखा है मिस यूज ऑफ मेडिसिन। अगर आपने ऐसा लिया, ओवरडोज ले लिया, बहुत लोग क्या करते हैं पेन किलर लगातार लगातार लेते रहते हैं, बहुत सालों को एसिडिटी होता है वो रोज दवा लेते जाते हैं एसिडिटी का बिना डॉक्टर को पूछे, तो प्लीज इस तरह की चीजें मत करना, नहीं तो हो सकता है कि आपको इन फ्यूचर या कभी भी आपके किसी भी जो भी आपका वाइटल ऑर्गन है, जो इंपॉर्टेंट ऑर्गन है, उसको वो डैमेज कर सकता है। जैसे लीवर को डैमेज कर सकता है, आपके नर्वस सिस्टम को डैमेज कर सकता है, तो प्लीज दोस्तों बहुत ध्यान से। अब अगर हम आगे जाए तो दोस्तों जेनरिक मेडिसिन। जेनरिक मेडिसिन एक इंडिया में बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट दोस्तों आया है। ये जो मेडिसिन है दोस्तों ये हम जैसे गरीबों के लिए बहुत अच्छा है, ये कम से कम पैसे में आता है। तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है कि मेडिसिन इज वेरी लो, यहाँ पे दिखाई दे रहा है कॉस्ट ऑफ दिस मेडिसिन इज वेरी लो। इसका कॉस्ट जो है दोस्तों बहुत 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 कम रहता है। रीजन क्या होता है पता है, जो मार्केट में बहुत सारे मेडिसिन मिलते हैं दोस्तों ब्रांडेड कंपनी के होते हैं। अब ब्रांडेड कंपनी के होते हैं तो उनके ब्रांडेड कंपनी के बहुत सारे प्रोसेस होते हैं उस मेडिसिन के ऊपर रिसर्च करने की, जिसकी वजह से उस मेडिसिन का कॉस्ट बहुत ज्यादा हो जाता है। यहां पे जेनेरिक मेडिसिन में हमें उसी लेवल का मेडिसिन मिलता है, वही सेम जो ट्रीटमेंट जिससे वो ट्रीटमेंट हमें मिले वही सेम वो भी हमें इम्यूनिटी प्रोवाइड करता है, बस उस पर बहुत सारे देखो यहाँ पे क्या लिखा है कि फीवर एक्सपेंसेस ऑन रिसर्च, मतलब उसके दिखाई दे रहा है कि वहां पे रिसर्च पे हम क्या करते हैं बहुत ही कम एक्सपेंसेस करते हैं, जिसकी वजह से उसका जो कॉस्ट है कम है। तो हमें जेनरिक मेडिकल्स भी होगा आपके आजू बाजू, वहां से भी आप मेडिसिन ले सकते हो, कम से कम दामों में मिलता है। एंड लाइफस्टाइल एंड डिसीज, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, ये तो आपको इनडायरेक्टली पता है। आज की लाइफस्टाइल कैसे हो गई कि हम रात को बहुत लेट सोते हैं, हमें कम से कम रात को 10 या 11 बजे तक सो जाना चाहिए दोस्तों, पर हम रात को 1-2 बजे तक सोते हैं, सुबह हम 11-12 बजे उठते हैं।
तो इस तरह अगर आपका लाइफस्टाइल है तो भी आपके लिए दिक्कत है। आपका जो दिन भर का रूटीन है जिसमें आप खाना खाते हो तो टाइम टू टाइम सही टाइम पे खाना खाओ। आपको रेगुलर एक्सरसाइज करना है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो तो भी इफेक्ट हो सकता है। तो यही सब चीजें यहां लिखी है। वैक्सीनेशन से रिलेटेड लिखा गया है कि वैक्सीनेशन इज इंपॉर्टेंट। भाई वैक्सीनेशन तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है इन्फेक्टियस डिसीज को बचाने के लिए। जैसे कि अगर हमने ट्यूबरकुलोसिस पढ़ा, वहां पे भी हमें बीसीजी करके वैक्सीन लेना था। कोविड में कितने लोगों ने अभी तक वैक्सीन ले लिया है, प्लीज मुझे कमेंट करके बताते जाना कि सर हमने वैक्सीन ले लिया है। उसका भी वैक्सीन लेना बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट था। तो इस तरह से ये सब चीजें हैं और इसी के साथ ये लेसन कंप्लीट हो गया। लास्ट में कुछ चीजें हैं दोस्तों, जिसके अंदर से मुझे जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डे लगता है दोस्तों वो है 7 अप्रैल वर्ल्ड हेल्थ डे। ये आपको पता होना चाहिए और बाकी का भी आप एक बार पढ़ लेना। वर्ल्ड हार्ट डे भी आप पढ़ लोगे, 29 सितंबर को आपके एग्जाम में आ सकता है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। और यहाँ पे आपका लेसन नंबर 2 कंप्लीट हो गया। जल्दी ही मैं लेकर आता हूँ एक्सरसाइज क्वेश्चन और फटाफट मैं आपको बताऊंगा किस तरह से आपको एक्सरसाइज में क्वेश्चन को लर्न करना है, किस तरह से लिखना है। वीडियो को देखने के लिए दिल से थैंक यू सो मच दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जय हिंद दोस्तों।